वकालतनामा भी फिल करना नहीं आता था, मुझे पता ही नहीं था अक्यूज्ड क्या होता है, विक्टिम क्या होता है, तो मुझे नहीं पता था। मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं जॉब को लेफ्ट कर दूंगा। तो फिर मैं अपने जीएम साहब के पास गया, उनको मैंने कहा कि सर मुझे छुट्टी मिल सकती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, आपने पेपर देने, 3 घंटे पेपर देने के लिए चले जाया करो और फिर वापस आ जाना। तो मैंने उनसे कहा कि सर फिर ये फ़ाइनल है? कहते हैं फ़ाइनल है। मैंने जेब से रिज़ाइन निकाला और उनको दे दिया। उस पर उन्होंने कहा कि ये तुमने पहले से लिख के रखा हुआ था? तो मैंने कहा कि जहाँ भी नौकरी करने जाता हूँ इस्तीफ़ा लिख के जेब में रख लेता हूँ। बस नौकरी करने का यही एक अंदाज है। मंजर था, मंजर कशी कर देता हूँ। सामने सर बैठे हुए हैं, एक साइड पे लॉयर्स बैठे हुए हैं और दूसरी साइड पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, हथकड़ियों में मुलजिम हैं कि उनको पेश करना था कोर्ट्स में। मैं कहा ये क्या? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और प्रोफाइल की आज की एपिसोड में जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, इन्होंने अपने करियर में ना सिर्फ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को लीगल कंसल्टेंसी दी है, बल्कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप फाउंडर्स को बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी सिखाया है। कॉर्पोरेट लीगल कंसल्टेंट मिस्टर सलमान सईद साहब। सलमान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो मैं आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने ये इतना अच्छा ये सिलसिला कंडक्ट किया है और मुझ नाचीज़ को इंटरव्यू के लिए आज ये दावत दी है। इंशाल्लाह ये आपके इस सीरीज़ के लिए आपके लिए दुआगो भी हैं और इसको अल्लाह ताला कामयाब करे। थैंक यू सो मच, प्लेयर। अच्छा सलमान साहब, इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। हु इज़ सलमान सईद? आई एम सलमान सईद। आई एम कॉर्पोरेट लीगल कंसल्टेंट। एज यू नो, बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं अपने कैरियर का जो स्टार्ट किया ग्रास रूट लेवल से बता देता हूँ। स्कूलिंग मेरी 5th क्लास तक इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स से थी, क्योंकि उस वक्त को एजुकेशन होता था और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा 5th क्लास तक अपने क्लास फेलोज़ के साथ। आज भी वो क्लास फेलोज़ मुझे याद आते हैं और 1-2 क्लास फेलोज़ ऐसे हैं जो मुझे मिले भी, और एक ऐसा आया जिसमें एज ए ओपोनेंट वो पार्टी थी। उसमें जब मैंने उसका नाम पढ़ा तो मैंने कहा ये तो मेरा वो क्लास फेलो है। और स्कूलिंग बड़ी अच्छी रही। फिर उसके बाद आफ्टर क्लास 5th मैं ICB ज्वाइन किया, इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़। वहीं पर पला बड़ा इसलिए कहूँगा कि टीचर्स का बड़ा रोल होता है आपकी ग्रोथ में, आपकी कैरियर ग्रोथ में। आपको जो बेस बनाते हैं ना, वो टीचर्स बनाते हैं आपके। अगर आपके अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी स्कूलिंग है, तो आपको वो सारे मैनर्स, एटिकेट्स, उठना बैठना, सोसाइटी में मूव करना, वो सारी चीज़ें आप स्कूलिंग में सीखते हैं। तो मैं बहुत अच्छा रहा। मैट्रिकुलेशन करने के बाद आई ज्वाइंड पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स। पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने फिर इंटरमीडिएट इन कॉमर्स किया, ICOM किया, देन BCom किया। वहीं से BCom करने के बाद MBA स्टार्ट हुआ था हमदर्द यूनिवर्सिटी में। तो हमदर्द यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, बट 2nd सेमेस्टर में मैं वहाँ से क्विट कर गया। उसकी रीज़न ये थी कि पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने MBA जब लॉन्च किया तो मेरी इतनी फ्रैंकनेस थी मैनेजमेंट के साथ कि उन्होंने कहा कि जी आप हमारे पास आ जाएं। तो फिर एक दिन में ही मैंने एंट्री टेस्ट दिया, नेक्स्ट डे मुझे फ़ी चालान मिल गया और मैं 2nd सेमेस्टर से क्विट करके हमदर्द यूनिवर्सिटी से मैंने पंजाब कॉलेज, जो बाद में मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी बनी, तो उसको ज्वाइन किया और बहुत अच्छे टीचर्स मिले। और कुछ ऐसी विजिटिंग फैकल्टी थी जो हमदर्द यूनिवर्सिटी में थी और बाद में उन्होंने ये मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली और वो फिर मेरे मेंटोर भी बने। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर अंसर राजपूत का। वो मेरे मेंटोर भी बने, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आपके कैरियर में जब तक मेंटोर्स का एक बड़ा हैवी पार्ट है और उसी में आप ग्रो करते हैं, वही आपकी ग्रोथ का जो सक्सेस फैक्टर होता है ना। तो कभी भी कहते हैं कि इंसान को अपने मोहसिन को नहीं भूलना चाहिए। मोहसिन, ये हमारे मोहसिन हैं। हमारे पेरेंट्स के बाद जो 2nd टियर आता है वो आता है आपके मेंटोर्स का, आपके टीचर्स का, जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा जी। उसके बाद तो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से मैंने MBA इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में MBA करने के बाद
फिर मैंने MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप किया फ्रॉम USA, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी USA, पिट्सबर्ग। और ये सब कुछ करने के बाद मैं जॉब्स की तरफ आया, और बल्कि जॉब से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा, मैंने अपनी कंसल्टेंसी फर्म बनाई द कंसल्टेंट्स के नाम से, ब्लू एरिया इस्लामाबाद में, मॉस्को प्लाजा सोगो 2000 के ऊपर। और मैं वहाँ पर ये कंसल्टेंसी करता था, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी, ये मैंने किया। कुछ प्रोजेक्ट्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स पे किया, और उसमें जो मेरे मेंटोर थे वो मेरे फादर थे। मैंने अपने फादर से बहुत कुछ सीखा। माय फादर वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट और पायनियर बैच से थे। तो शुरू से जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस वक़्त से मेरी जो इंस्पायरेशन थी वो मेरे फादर ने की बहुत ज़्यादा। और वो एक चीज़ के ऊपर फोकस करते थे कि हमेशा जब भी जॉब करनी है ना, आपने प्राइवेट सेक्टर में करनी है, आपने गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन नहीं करना, नहीं तो आप फिर इसी तरह से, हालांकि वो ख़ुद ब्यूरोक्रेट थे और एज ए डायरेक्टर फाइनेंस CDA उन्होंने सर्व किया और बहुत अच्छा उनका टेन्योर रहा, लेकिन वो मुझे कहते थे कि नहीं, आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है। एक दिन मुझे याद है, मैं उनको बगैर बताए एक अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब थी, मैंने उसमें अप्लाई किया और मैं इंटरव्यू देकर आ गया। तो जो इंटरव्यू पैनल था वो मुझे जानते थे, उन्होंने फादर को बता दिया कि जी आपका बेटा भी आया हुआ था, तो बताएं इसका क्या करना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा आप मुझे शायद परमिशन ना देते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप गवर्नमेंट जॉब करें और अपने आप को मतलब एक रूटीन में ना करें, आप कुछ करके दिखाओ, प्राइवेट सेक्टर में जाओ। देन आई ज्वाइंड विल्सन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है। I9 प्लांट पे मैं था एज एन असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। वहाँ मुझे एक एक्सपोजर मिला कि मैंने स्टार्टिंग में, आपको पता है रोटेशन जॉब होती है, मैंने HR को भी देखा और अल्टीमेट फिर फाइनेंस को देखा, मटेरियल मैनेजमेंट को देखा, और वो मेरे लिए एक एक्सपोजर था कि फर्स्ट जॉब थी और मेरे लिए एक खुला मैदान था कि मैं अपने आप को प्रूव करूं। तो वो मैंने प्रूव किया। बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ से मेरा ब्रेक थ्रू हुआ वो ये हुआ कि सेकंड सेमेस्टर में मैं ये ज्वाइन किया। सेकंड सेमेस्टर था मेरा लॉ का। इसमें मज़े की बात यह है कि 2 मास्टर डिग्री करने के बाद, 2 MBAs करने के बाद मैं डाउन गया और मैंने LLB में एडमिशन लिया, जो कि ग्रेजुएशन डिग्री थी लॉ की। अब जो भी सुनता था वो कहते कि यार मास्टर डिग्री करने के बाद तुमने फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ली है, क्योंकि LLB इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन इन लॉ। तो वो मेरा शौक था और मैं देखता था कि जी मैं जुल्म होते हुए देखता था सोसाइटी में। मेरा शौक था कि जी मैंने लॉ करने। ये वाहिद वो डिग्री थी जो मैंने अपने शौक से की। बिल्कुल। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी आई घर वालों की तरफ से। उन्होंने कहा जी ना, एडमिशन ना लो। और मेरी स्पेशली अम्मी ने उस पर ये कहा कि जी अब क्योंकि आप MBA कर चुके हैं और विल्सन फार्मास्यूटिकल्स में जॉब भी कर रहे हैं, तो माओ की ख्वाहिश होती है कि बस मैं इसका ब्याह कर देना है। तो उन्होंने कोई लड़की भी देखी। मुझे याद है हम फैमिली ट्रिप पे गए हुए थे सवात, तो उन्होंने काफ़ी शॉपिंग भी की कि बस मेरे जाते तुम्हारी ना एंगेजमेंट कर देनी है। लेकिन मेरे दिल में वो इतना क्लियर नहीं था, मैं उनको ना जवाब दे रहा था। और वापस आते साथ ही ना मैंने लॉ में एडमिशन ले लिए। तो वो मुझे कहती है इसका मतलब है तुम्हारी नीयत नहीं है शादी वादी करने की। मैंने कहा अम्मी देखें, आज तक आपसे जो कुछ मांगा है ना, आपसे कोई, मुझे शौक होता था कार रेसिंग का, गाड़ियों के लिए पैसा मांगा है, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए मांगा है। फर्स्ट टाइम मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे पढ़ाई के लिए आप ये अलाउ कर। तो मेरी मदर ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मेरी मदर बेसिकली एक नज़रियाती खातून थी, उनका एक नज़रिया था। तो वो उनका नज़रिया ये था कि अगर आपके पास डिग्री है ना तो आप दुनिया में कभी नाकाम नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके पास डिग्री एज ए बेस ही कुछ नहीं है फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो मेरा LLB का जो कैरियर था ना, इसमें जो सबसे बड़ा हाथ था स्टार्टिंग में वो मेरी मदर का था। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। फादर की तरफ से रिटेलिएशन हो रही थी, कहते थे जॉब करो, ये क्या तरीका है, इतनी अच्छी जॉब है जो तुम कर रहे हो, तो क्या ज़रूरत है ये लॉ करने की। मदर ने मुझे बहुत हेल्प किया। उन्होंने कहा कि जी मैं फ़ीस दूंगी अपने पास से, फादर से डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। और वो एक नज़रियाती खातून थी, बहुत बड़ा नज़रिया था। वो कहती थी कि जी आपकी बेसिस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और बेसिस इज़ एजुकेशन।
तो उसमें फिर मैंने अपने लॉ के कैरियर का स्टार्ट किया। और फिर टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब मैंने लास्ट ईयर में मेरी जॉब भी चल रही थी फार्मास्यूटिकल्स में और मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए। फिर मैंने 3 महीने इसके ऊपर सोचा कि मैं क्या करूं, एंड फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं जॉब को लेफ़्ट कर दूंगा। तो फिर मैं अपने जीएम साहब के पास गया, उनको मैंने कहा कि सर मुझे छुट्टी मिल सकती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, आपने पेपर देने, 3 घंटे पेपर देने के लिए चला जाया करो और फिर वापस आ जाना। तो मैंने उनसे कहा कि सर फिर ये फ़ाइनल है? कहते हैं फ़ाइनल है। मैंने जेब से रिज़ाइन निकाला और उनको दे दिया। उस पर उन्होंने कहा कि ये तुमने पहले से लिख के रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि जहाँ भी नौकरी करने जाता हूँ इस्तीफ़ा लिख के जेब में रख लेता हूँ, बस नौकरी करने का यही एक अंदाज़ है। तो मैं छोड़ कर आ गया। उन्होंने कहा सोच लो, मैं छोड़ छाड़ के आ गया और अपनी बस लॉ की बुक उठाई और वापस आ गया। घर आया, बड़ी रेजिस्टेंस हुई, बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिली फादर से कि तुमने इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी। और फिर मैं चुप करके अपने रूम में आ गया। रात को फादर आए, उन्होंने मेरा दरवाज़ा नॉक किया, कहते चलो छोड़ो, अब जो होना था हो गया, अब जिसके लिए ये इतनी अच्छी जॉब छोड़ी है अब उसको तो कर लो। तो मैंने कहा इंशाल्लाह करूँगा। मैं दिन रात जागता था और अपने रूम में ही रहा। उसके बाद फिर मैं नीचे नहीं उतरा अपने रूम से और वहीं पर तैयारी की, फाइनल एग्ज़ाम दिए और अल्लाह ने उसमें कामयाब किया। माशाअल्लाह। तो ये एक स्टार्टिंग था जहाँ लॉ तक का, आगे फिर प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हो गया। अच्छा, सुलेमान साहब, जैसे आपने अभी ये डिटेल से एजुकेशनल अपना बैकग्राउंड बताया है और जैसे आपने खुद ही बताया कि अभी मास्टर्स के बाद आपने LLB की तरफ आए, तो प्रोफेशनल कैरियर आपका जो इन द फील्ड ऑफ लॉ, इन द फील्ड ऑफ लीगल, मतलब कि वो कैसे स्टार्ट हुआ और इंस्पिरेशन क्या थी आपकी कि हमने मतलब कि मास्टर्स के बाद भी, MBA करने के बाद भी बिजनेस की बजाय लीगल फील्ड की तरफ आप आए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका जी। ये जो लॉ की फील्ड है ना, ये ऐसी फील्ड है कि थोड़ा सा हट के सारी फील्ड से। बचपन में माँ बाप कहते हैं, हमें भी यही कहते थे कि जी डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। मदर ने भी कहा कि जी एक बेटा डॉक्टर बनेगा और एक इंजीनियर बनेगा। तो जो छोटा भाई है वो तो इंजीनियर बन गया, मुझे डॉक्टर बनने का शौक नहीं था। मेरे अंदर एक शौक था कि मैं बिल्ट इन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर बाय बर्थ होती हैं, बिल्ट इन होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, बट लीडरशिप क्वालिटीज़, माशरे से जुल्म को ख़त्म करना, किसी न किसी ने तो इस सारे सिस्टम को ठीक करना है जी। तो आपके अंदर एक बिल्ट इन चीज़ होती है कि मैंने इस सारे जो ये फरसूदा निज़ाम है, मैंने इसको ठीक करना है। तो बचपन से मेरे अंदर ये चीज़ थी और ये मेरा शौक था। आफ्टर BCom भी मैंने घर वालों को कहा कि जी मैं लॉ कर लूँ, उन्होंने कहा जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी MBA करना है। उस वक्त MBA नया नया आया था पाकिस्तान में, तो मैंने फिर घर वालों की ख्वाहिश पे किया। ऑब्वियसली आई एम गुड इन फाइनेंस, मुझे उसमें नहीं था क्योंकि मैं खुद एक फाइनेंस मैन का बेटा हूँ। तो लेकिन एक चीज़ होती है शौक, आप वो करें जिसमें आपका शौक है, जो आपका पैशन है। तो पैशन मेरा यही था। तो वो फिर जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे सब ने कहा कि यार क्यों आपने एडमिशन लिया? मैंने कहा मुझे काला कोट पहनने का शौक है। अच्छा। तो मेरी मदर ने कहा कि काला कोट तुम वैसे पहन लो। मैंने कहा नहीं, इसकी जो पावर है ना, ये ऐसे ही है जैसे एक पुलिस के यूनिफॉर्म की होती है जी। तो ये फिर मेरे कैरियर का था। इसकी बेसिक थीम यही थी कि मैं इस सिस्टम को चेंज करूँ, हम माशरे में एक जस्टिस लेकर आए जी। तो सलमान साहब, आपने इस करियर की शुरुआत कैसे की इन द फील्ड ऑफ लीगल, और स्टार्ट में आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिले और आपने उनको कैसे डील किया? देखिए, लॉ की फील्ड में जब मैं आया तो मेरे लिए चैलेंजेस क्या थे? एक नई फील्ड थी जी। मुझे वकालतनामा भी फिल करना नहीं आता था, मुझे पता ही नहीं था अक्यूज्ड क्या होता है, विक्टिम क्या होता है, तो मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ अपने जो मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैं उनसे बहुत इंस्पायर था। मैंने सिर्फ नाम सुना था उनका, मैंने सक्सेस स्टोरीज पढ़ी थी कहीं न्यूज़पेपर्स में, मैंने पढ़ी थी। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला वो ज़रूर इंसान को देता है जिसकी उसको प्यास हो जी जी। तो मैंने नाम पढ़ा था डिफरेंट न्यूज़पेपर में, और फिर मैंने कहा जी ठीक है। लॉ ग्रेजुएट करने के बाद मेरे किसी क्लास वालों ने कहा कि जी किसी एडवोकेट साहब के नाम पे इंटीमेशन भिजवा देते हैं। तो मैंने कहा नहीं। अच्छा, अभी ये टाइम थोड़ा सा था क्योंकि 6 मंथ्स का होता है कि आपने प्रैक्टिस करनी होती है किसी सीनियर के साथ। रिजल्ट नहीं आ रहा था ना जी जी। तो मैंने ज्वाइन कर ली थी इजाज़ तबस्सुम एंड को। ठीक है। मेरे फादर का कहना था कि अगर आपने लॉ करना है तो वाई नॉट कॉर्पोरेट फाइनेंस,
जी। तो आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में एक्सेल करें। आई जॉइंड एजाज तबस्सुम एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा। जो मैंने कॉर्पोरेट लॉ सीखा वहीं से सीखा। जी, ठीक। एजाज अकबर साहब वहाँ के CEO थे और मेरे फादर के क्लास फेलो भी थे। मैंने वहाँ से सारा कॉर्पोरेट लॉ सीखा, SECP का काम सीखा, फर्म्स कैसे बनानी है, इनकॉर्पोरेट कैसे करनी है, वेलफेयर सोसाइटी इनकॉर्पोरेट कैसे करनी है, कंपनीज कैसे करनी है, सारा मैंने कॉर्पोरेट वहाँ से सीखा। बट टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब इंटीमेशन भेजने का टाइम था। ठीक है। लर गूंजता था जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता था। ठीक है। वो नाम था जो आजकल के सिटिंग जज हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। मेरे आइडियल थे, मैंने देखा नहीं था कभी उनको। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, मैंने सिर्फ नाम सुना था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, देखा नहीं था उनको कि कौन है। कहीं एक आध कोई फोटो देखी होगी लेकिन मेरे जहन में नहीं थी। अच्छा, अब अल्लाह की तरफ से क्या हुआ? वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस चीज़ की इंसान को प्यास होती है ना, अल्लाह ताला वो दे देते हैं। मैं एक दिन कराची कंपनी गया, मैंने गाड़ी पार्क की, ऐसे ही मैंने कोई मोबाइल एसेसरी लेनी थी, तो मैंने एकदम ऐसे प्लाजा पे मेरी नज़र पड़ी तो इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ और उसमें लिखा हुआ तारिक महमूद जहांगीरी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे दुनिया मिल गई, आप यकीन करें। तो मैंने फ़ौरन से बोर्ड की अपने मोबाइल से फ़ोटो ली और बगैर कुछ लिए गाड़ी में रिवर्स की और भागा भागा घर आ गया और सीधा फादर के पास। तो कहते क्या हुआ, बड़े खुश नज़र आ रहे हो? मैंने कहा जी बस मुझे मिल गया। कहते क्या मिल गया? मैंने कहा जी ये देखे ना, उस पर लिखा हुआ है कि जी तारिक महमूद जहांगीरी। कहते हैं मुझे फादर ने कहा, कहते हैं यार ये इन्होंने तो मेरे साथ काम किए CDA में एज ए डिप्टी डायरेक्टर। कहते हैं ये बड़ा चंगा मुंडा है। कहते हैं इसने एज ए डिप्टी डायरेक्टर इन्होंने रिजाइन करके लॉ प्रैक्टिस ज्वाइन की थी। कौन गवर्नमेंट की पक्की नौकरी छोड़ते? तो इन्होंने गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब छोड़ के एज ए डिप्टी डायरेक्टर 18 ग्रेड में और लॉ प्रैक्टिस ज्वाइन कर ली और कराची चले गए, वहाँ इन्होंने प्रैक्टिस की, फिर इस्लामाबाद आ गए और बहुत वो कहते हैं कि बड़ा बहादुर लड़के। तो मैंने कहा मेरे पर हेल्प करें। कहते क्यों नहीं? मैंने फ़ोन नंबर दिया, उन्होंने सर को फ़ोन किया और कहा कि जी मेरा बेटा तो आपके पीछे पागल है। सही। उसने देखा हुआ नहीं है लेकिन पागल है। मैंने कहा सुबह भेजना है इसको। सही। तो नेक्स्ट डे मैं सुबह गया और शॉर्ट लीव ली, ऑफिस से सीधा सर के चैम्बर में गया। जब चैम्बर में गया तो एक अजीब मंजर था, मंजर कशी कर देता हूँ। सामने सर बैठे हुए हैं, एक साइड पे लॉयर्स बैठे हुए हैं और दूसरी साइड पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, हथकड़ियों में मुलजिम हैं कि उनको पेश करना था कोर्ट्स में। मैं कहा ये क्या है? मैं फर्स्ट टाइम गया था कचहरी। मैंने कहा ये क्या है? मैं बड़े अदब से कहा, मैंने कहा सर तारिक। कहते जी। मैंने कहा सर आई एम सलमान सईद, सन ऑफ उस्मान ज़ौक। कहते हाँ आपके फादर का फ़ोन आया था, वो तुम्हें बड़े अच्छे सीनियर है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर कमाई कोई नहीं है, जो मेरे लिए क्रिटिकल पॉइंट था। एक वो उस इंसान के लिए जो जॉब कर रहा हो उसके लिए बड़ा क्रिटिकल होता है कि मैं इधर मुझे इनकम परमानेंट आ रही है और लॉ प्रैक्टिस में नहीं आएगी, मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा जी यहाँ पैसा कोई नहीं है, ये आप देख लें, बस सीखने वाली बात है। तो आप सोच लें अगर आप का मूड बनते हैं, लेकिन सोच लें। उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा कहा सोच लें। उनको ये था कि ये कहीं डामाडोल ना हो। एनीवे वेंट बैक। नेक्स्ट डे मैं ऑफिस किया, रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद वो एजाज अकबर साहब ने कहा कि जी अपने फादर को बता दो। मैंने कहा सर बता दें। उन्होंने ख़ुद फ़ोन किया फादर को। उन्होंने कहा यार इसके अंदर काले कोट का ना पता नहीं क्या जर्म है, ये नहीं रुकेगा तुम्हारे पास, इसको जाने दे। तो मैं चला गया सर के चैम्बर में और जैसे ही सर ने मुझे देखा तो हंस के मुझे कहते हैं किश्तियाँ जला कर आए हो? मैंने कहा जी सर जला दी हैं। कहते गुड। तो फिर उन्होंने मुझे FIR ब्रीफ बनाना सिखाया, मुझे वकालतनामा भी फिल करना नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। और सर ने मुझे एक एक चीज़, मैंने जो कुछ मैं आज हूँ दुनियावी लिहाज से, ठीक है, दुनियावी लिहाज से कहूँगा, वो सब कुछ सर तारिक महमूद जहांगीरी की वजह से हूँ। और आज वो अल्लाह का शुक्र है बहुत कि इस वक्त परमानेंट जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और ही इज़ अ टॉप क्रिमिनल लॉयर। और उनको अब इस वक्त वो एज ए जज भी क्रिमिनल केसेस को देख रहे हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस को वो देख रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि मैं एक अच्छे उस्ताद का अदना सा शागिर्द हूँ। और आज भी वो कभी मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे सिनेरियो पूछ रहा होता हूँ तो मेरे चैम्बर फेलोज कहते हैं कि यार अब तो रुक जाओ, अब तो इतने टाइम हो गए, अभी भी तुम सर से पूछते हो। मैंने कहा इल्म जो है ना, इल्म की कोई एंड नहीं है, देयर इज़ नो एंड ऑफ नॉलेज। आप सीखते हैं, सीखते रहें।
तो यही ज़िंदगी है। बिल्कुल। अच्छा सलमान साहब, आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामाबाद में मतलब कि इंक्यूबेशन सेंटर भी रन किए और स्टार्टअप फाउंडर्स को भी आपने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है। तो हम आपके ख्याल से, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, अगर हम स्टार्टअप्स को देखते हैं इन द फील्ड ऑफ लीगल एट द स्टार्ट, जब वो अपना वेंचर को स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप फाउंडर्स, तो उनको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इश्यूज़ फेस होते हैं और आप क्या चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि वो इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं? अच्छा, इसमें बिल्कुल मैं जहाँ से ये स्टार्टअप्स की तरफ मेरा कैरियर गया, इसमें भी दोनों की तरफ से कोऑपरेशन थी। ठीक है। जहाँ मैं काम करता था, जो मेरे बॉसेस थे, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने कभी मुझे लॉ प्रैक्टिस से नहीं रोका। जी। वो कहते कि ठीक है करो, क्योंकि तुम काम करोगे तो ज़्यादा उसमें फ्लरिश करोगे। जी। और इसी तरह से मैं सर तारिक से भी हमेशा इजाज़त लेके जाता था कि सर मैं ये काम कर लूँ, तो उन्होंने कहा जी करें। 2011 में ठीक है, कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी का बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हमने लॉन्च किया। मैंने कॉमसैट्स को ज्वाइन किया और मेरे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो डॉक्टर मंसूर बेग। मेरे ख्याल में कोई भी बात इनकम्प्लीट होती है जिसमें आपके मेंटोर्स का जिक्र ना हो। जी। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट माई मेंटर्स। तो मैं ये बताऊं कि डॉक्टर मंसूर बेग न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और बहुत काबिल आदमी है। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। हमने इंक्यूबेशन सेंटर बनाया, एक नहीं हमने 2 इंक्यूबेशन सेंटर बनाए। ठीक है। 1 बाय 1। सबसे पहले बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाया और उसमें हमने लैब्स बनाई। और डॉक्टर मंसूर बेग का ये कॉन्सेप्ट था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टार्टअप्स को आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट की। वो पैसे ना होते हैं ना दे सकते हैं जी। तो हमने ये कहा था कि जिसको इट्स ओवरऑल फ्री फॉर ग्रेजुएट्स। ये सारा हम पैसा नहीं ले रहे थे इनसे, यहाँ तक कि जो हम उनके लिए लीगल प्लेटफॉर्म बना रहे थे। देखिए, प्रॉब्लम्स, फर्स्ट प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट है, दूसरा आपके लिए प्लेटफॉर्म है। अगर मैं उसको लीगल वे में देखूं, आप प्लेटफॉर्म क्या बनाते हैं? आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं कंपनी, आप प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, या पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, या एक और फॉर्म होती है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको हम अनरजिस्टर्ड फर्म कहते हैं। ठीक है। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमें प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि सबसे पहले आप बिजनेस प्लान बनाएं। बिजनेस प्लान कैसे बनेगा, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, उसमें फाइनेंशियल्स होंगे, मार्केटिंग प्लान इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान। तो ये आप सारी एक तरह की फिजिबिलिटी होती है। आप पूरी उसको देखते हैं कि जी आप इसको मार्केट कैसे करेंगे, आपकी प्रोडक्ट क्या होंगी, सर्विसेज क्या होंगी, और इसका बेसिकली जो चीज़ है वो आती है कि आपका प्लेटफॉर्म क्या है। बिल्कुल। आपने प्लेटफॉर्म बना लिया अच्छा, और फिर वही आपका आगे सक्सेस फैक्टर होगा। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो डॉक्टर साहब ने मुझे कही। वो कहते कि रोड मैप। मैं हंसता भी था, मैं कहता सर रोड कहाँ से आ गई? कहते रोड मैप आप बनाएं किसी भी प्रोजेक्ट करने के लिए, कहाँ से चलना है, कहाँ जाना है, कितना टेन्योर होगा, आपने क्या माइलस्टोन अचीव करने हैं। तो सारा आपका जो एक्शन प्लान है वो आपके पास सारा इन रिटन फॉर्म होना चाहिए कि आपने कितने टाइम में क्या माइलस्टोन अचीव करने हैं, आपके डिलीवरेबल्स क्या होंगे, कितना टाइम होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें स्टार्टअप्स को प्रोवाइड की। उनकी मार्केटिंग भी करते थे हम, उनके लीगल प्लेटफॉर्म भी बनाते थे, जहां ज़रूरत पड़ती थी वहां करते थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इंटरैक्ट करते थे, इंडस्ट्री के साथ हमने लाइजॉन अच्छा बनाया थ्रू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और कुछ ऐसे कंसोर्शियम थे जिस तरह से ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक बनाते थे हम। तो ऐसे कंसोर्शियम्स को हम लेकर आए। मोमेंटम एक बहुत बड़ा नाम है कराची में, जो आमिर हाशमी चला रहे थे। इस वक्त आमिर हाशमी STZ के उधर ज्वाइन किया उन्होंने और उसको हेड कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो हमने स्टार्टअप्स के लिए मेन चीज़ कि उसकी आप कॉस्ट रिडक्शन कर देते हैं ना, जब उनको पैसा नहीं देना पड़ता तो उनका मोटिवेशन बढ़ती है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी था कि जी आप उनसे पैसा नहीं लगेगा तो उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है कि आप पैसा लेके तो उनका मोरल डाउन हो जाएगा, वो तो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए। तो आप इस तरह से अपना प्लान बनाएं कि उसमें फाइनेंस
का अमल दखल कम हो, उनके एक्सपेंसेस ना हो, और उनको मोटिवेट करें वेंचर्स के ऊपर, उनको अपॉर्चुनिटीज़ बताएं कि इंटरनेशनली ये हो रहा है, इंटरनेशनल फर्म्स के साथ इनको कनेक्ट करें, मल्टीनेशनल के साथ कनेक्ट करें, जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं आप उसके साथ करें। क्लीन एक प्रोग्राम था UN का क्लीन पाकिस्तान के नाम से, उसमें भी मैं एज ए जज मुझे इत्तेफाक हुआ, और मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि ऐसी ऐसी इनोवेशंस उन्होंने किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो एक ग्रास रोलर होता है ना, जिस तरह रोलर फेर रहे होते हैं, उससे उसकी वॉशिंग मशीन बनाई हुई थी। वो कहते हैं उसी में कपड़े डाले, सर्फ डाले, आप रोलर फेर रहे हैं, कपड़े भी धुल गए साथ। ऐसी बहुत सारी वेंचर्स। चंद मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि स्टार्टअप्स के लिए प्रॉब्लम होती है, बल्कि प्रॉब्लम होती ही स्टार्ट में। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, इवन अपने कैरियर का स्टार्ट करें, प्रॉब्लम्स तो होती ही स्टार्ट में, बाद में तो आप उसमें फिर अल्लाह ताला बरकत देता है और वो चल पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल सही। अच्छा सलमान साहब, स्टार्टअप की तरफ से हम कॉर्पोरेट की तरफ आते हैं। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में स्ट्रेटेजिक लेवल पर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कौन सा ऐसा चौक होल्ड है या प्रॉब्लम्स हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाती? अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे गवर्नमेंट इदारों में, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में और अस्करी इदारों में काम करने का मौका मिला। और जो मैंने इसमें सबसे पहले वही चीज़ है कि आप देखें कि डेफिशिएंसीज कहाँ हैं। चल तो रही हैं सारी चीज़ें, चल जाती हैं, काम चलाना एक अलग चीज़ है, बट एफिशिएंट वे में काम करना अलग चीज़ है। डेफिशिएंसी ये है कि हमारे जो हम बड़े आसानी से कह देते हैं ना कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, जिसको हम बड़ा इग्नोर कर देते हैं इस वर्ड को, ये तो ऐसी किताबी बातें हैं। पॉलिसी प्रोसीजर्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैनुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क फ्लोज, ये हमारे पास हर चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए। HR मैनुअल, कितनी छुट्टियां करनी है, डिसिप्लिनरी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसके लिए कमेटी क्या होगी, उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, HR से रिलेटेड। उसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड कि कितनी फाइनेंशियल पावर होगी CEO की चेक साइन करने के लिए, कौन चेक साइन करेगा, को सिग्नेटरी कौन होगा, कितनी पावर होगी CEO की, डायरेक्टर्स की कितनी पावर होगी, और अगर कोई मेजर डिसीजंस है उसके लिए कितनी आपको मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट 3/4 मेजॉरिटी आपको रिक्वायर्ड है मेजर डिसीजंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली मैंने कोर्ट्स में ये कहते हुए भी सुना है, जजेस को भी सुना कि वो कहते हैं कि जी ये कोई आसमानी सहीफ़ा तो नहीं है बोर्ड, बट बोर्ड्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल, जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और उसके पीछे एक पॉलिसी प्रोसीजर हो। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पॉलिसी प्रोसीजर मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जो आपका लॉ ऑफ स्टेट है ना, आप उसके मुताबिक ही पॉलिसी बनाएंगे। जिस तरह आप कहते हो मैं प्रोबेशन पीरियड में किसी को मैं निकाल सकता हूँ, तो ये गलत है। मैंने अभी हाल ही में, मैं अभी एक अस्करी इदारे में कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, मैंने कहा ये गलत है। मैंने कहा लॉ ऑफ लैंड में ये लिखा हुआ है, क्लियरली स्टैट्यूट में लिखा हुआ है कि 15 डेज का नोटिस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, जो भी पॉलिसी प्रोसीजर बनेगा लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक बनेगा। तो ये अगर हम इन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, हम इनको चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, तो फिर किसी के साथ ना नाइंसाफ़ी होगी और ऑर्गेनाइजेशंस भी एफिशिएंट वे में चलेंगी। बिल्कुल, कि हमने लॉ को फॉलो करते हुए पॉलिसी प्रोसीजर्स को बनाया और उसके मुताबिक ही हम आगे ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सलमान साहब, जो लॉ या एक जनरल पब्लिक की, आम लोगों की आपको बात बताता हूँ कि अगर हम लॉयर का नाम सुने या लीगल वर्ड यूज़ करें तो एक खौफ सा है, डर सा है। तो आपके ख्याल से क्यों ये ऐसा क्यों है? लेकिन हालांकि लोगों की इंटेंट भी गलत नहीं है, लेकिन इस वर्ड का एक लॉयर का क्यों खौफ है? देखिए ये रियलिटी है। ये बिल्कुल आपने जो क्वेश्चन किया, जो बात आप कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल रियलिटी यही है कि हमारा कल्चर ऐसे, कल्चर हमारा ऐसा है कि अभी इस वक्त जो एक नैरेटिव डेवलप हुआ है ना लोगों के माइंड में, वो पुलिस, लॉयर्स का नाम एक खौफ की अलामत समझा जाता है। जी ठीक। पुलिस में थानेदार का जो नाम है ना, वो कहते हैं मैं तेनू थानेदार दे हवाले करांगा, तो इट्स अ साइन ऑफ फियर
वो कहते हैं मैं आपको अदालत में घसीटूंगा, तो इट्स अ साइन ऑफ फियर। जी। ये इसकी रीज़न क्या है? हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं, कुछ ब्लैक शीप्स होते हैं, ठीक है। अब वो प्रोफेशन को बदनाम करते हैं, इसीलिए हम डिसिप्लिनरी कमेटी भी बनाते हैं, उनके लाइसेंस भी सस्पेंड करते हैं। जो वकला गर्दी का वर्ड आता है कि किसी जज के साथ बदतमीज़ी कर दी, आपस में लड़ पड़े या कोई ऐसा मिसबिहेव कर दिया, तो वो बहुत कम तादाद है, वो ज़्यादा नहीं है। वो मतलब एक अगर आप देखें किसी भी बार में, तो वो हार्डली अगर 3000 की बार है ना हमारी, तो वो 4 to 5% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो सिर्फ ये है कि लोगों को बरगलाते हैं जी, वो उसमें बेटमेंट करते हैं। तो बात यह है कि हर प्रोफेशन में कुछ ब्लैक शीप्स हैं, अच्छे बुरे लोग हर प्रोफेशन में होते हैं, ठीक है। हर प्रोफेशन में डॉक्टर्स हैं, वहाँ भी डॉक्टर गर्दी होती है, वो भी गलत इंजेक्शन लगा देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं पेशेंट्स के साथ। हर प्रोफेशन में इस चीज़ को हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है। और मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, उन्होंने कहा था कि हाउ टू अपीयर इन द कोर्ट। बुकिश नॉलेज वो तो सारे ही सीखते हैं, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि आपने कोर्ट्स में कैसे पेश होने, जजेस के साथ कैसे बिहेव करने, अपना केस कैसे प्रेजेंट करने वर्बली, और डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, प्रॉपर फ्लैग्स लगे हों, एनेक्चर्स लगे हों, किस तरह से एक प्रॉपर वे में आपने अपने केस को प्रेजेंट करने। ठीक है। और बदतमीज़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा पूरा चैम्बर, इस वक्त सबसे बड़ा चैम्बर इस्लामाबाद का हम लोगों का चैम्बर है, और कोई आज तक सिंगल कंप्लेंट नहीं गई कि जी जहांगीरी लॉ एसोसिएट का कोई एसोसिएट किसी ने मिसबिहेव किया हो या कोई ऐसी बात हुई हो। तो इसकी बैकग्राउंड में सिर्फ थोड़ी सी बता दूं, थोड़ा सा टाइम हो रहा है, इसकी बैकग्राउंड में बता दूं। मैं जब छोटा था ना, ठीक है, तो मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे शुरू से न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा शौक था। जी, ठीक है। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी, जनरल टिक्का खान उनके गवर्नर थे, पंजाब के गवर्नर थे। मैंने एक दिन एक फ़ोटो देखी और उसमें मैंने देखा कि जनरल टिक्का खान के लेसेस बांध रहे हैं उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी, और उस पर नीचे लिखे हुए है कैप्शन कि जी जनरल टिक्का खान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी उनके जूते के तस्मे बांधते हुए। वो बात आई गई हो गई, मैंने न्यूज़पेपर कहीं रख दिया, मुझे नहीं पता। मैं अब जब प्रैक्टिस में आया तो मुझे पता लगा, तो सर ने ये वाक़या सुनाया कि वो मैंने एक दिन जूतों के लेसेस बांधे थे तो बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ था, तो मेरे तो वो सीनियर थे। तो मैंने कहा सर वो आप थे? तो मैंने फिर उनको बताया, तो वो सर तारिक महमूद जहांगीरी थे, उस वक्त पॉलिटिकल सेक्रेटरी। तो वो कहते हैं कि इंसान कभी जो सोच रहा होता है वही अल्लाह ताला मिला देता है, वो मिला देता है उससे। तो ये है। तो मेंटोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, वही आपको एटिकेट सिखाते हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये हमें इन चीज़ों को, जहाँ डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं वहाँ हमें बिल्कुल करना चाहिए, इसमें बग़ैर किसी एफिलिएशन से बालातर होकर कि हम ये कहेंगे नहीं जी वो मेरा चैम्बर फेलो है, वो मेरा कुलीग है, वो फलानी पॉलिटिकल पार्टी का है। नहीं, जहाँ पर लॉ की बात आएगी वहाँ नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई कॉम्प्रोमाइज़ उस पर हमें नहीं करना चाहिए, ताकि हम इस सोसाइटी को बेहतर करें, हम एक लॉयर्स का इमेज को बेहतर करें। तो ये चीज़ है उसमें। अच्छा सलमान साहब, एक सोसाइटी में एक नैरेटिव मतलब कि फेमस है, मशहूर है कि लीगल सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या ये सच है या एक मिथ है? जो मैं आपको सच बताऊं, इन रियलिटी लीगल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। उसकी वजह क्या है? जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं ना, देखिए लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाती है। ऑब्वियसली वो बहुत एक लीगल वर्ड्स होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं जी, वो आम आदमी को नहीं समझ में आते, समटाइम्स लॉयर्स को भी नहीं समझ में आते। उसको इंटरप्रेट करने के लिए ना हमने एक एग्जेक्टिव पावर्स दी हुई हैं, जो जिसको आप डेलीगेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। हम उसी को इंटरप्रेट करने के लिए रूल्स बनाते हैं, ताकि रूल्स बन जाए। जिस तरह कंपनी ऑर्डिनेंस को आप देखें, अभी कंपनीज एक्ट 2017 आ गया, उसके साथ हमने SECP रूल्स बना दिए ताकि हम उसी को सिंप्लीफाई कर दें। तो फिर आपको, मेरे ख्याल में किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो कंपनीज एक्ट 2017 की इंटरप्रिटेशन में जाए और वो एक्सेप्ट लॉयर्स। अगर कोई लीगल उसमें एम्बिग्यूटी है तो हम ज़रूर उसको इंटरप्रेट करते हैं, बट नॉर्मल आदमी के लिए, मैं ये कह रहा हूँ, आम आदमी के लिए वो रूल्स के ऊपर चल रहे होते हैं। तो लीगल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ जो रियलिटी है वो ये, लीगल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। क्यों बना दिया गया?
अपनी कमाई के लिए। हम सही। चाहें तो केस को 3 मंथ्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो 2-2 साल 10-10 साल चलते हैं। क्यों? लॉयर गया, डेट ले ली और उसको लंबा करते गए। क्लाइंट आया, उससे हम फोटोकॉपी के नाम पे पैसे ले रहे हैं, रीडर के नाम पे पैसे ले रहे हैं, तो ये बड़ा बैड इमेज क्रिएट हो रहे हैं। हम अगर चाहें तो हम इसको फ़ौरन से ख़त्म कर सकते हैं। अभी लास्ट टाइम मैं एक अस्करी इदारे में लिटिगेशंस देख रहा था इंटरनल पंजाब में, तो मेरे कर्नल साहब ने कहा कि ये जल्दी होना चाहिए, तो सेम डे मैंने वो केस डिस्पोज ऑफ करवा दिया। तो उन्होंने मुझे हंस के कहा कि ये इसका मतलब है कि तुम सब लोगों की अपनी ये सारी गेम है, तुम चाहो तो जल्दी भी हो सकता है। तो फिर वही बात आ जाती है कि जब तक मेंटोर का नाम ना लिया जाए तो वो चीज़ नामुकम्मल सी लगती है। तो अस्करी इदारे में मैं नाम लेना चाहूँगा कर्नल आबिद नईम। कर्नल आबिद नईम इज़ वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी। मेरे बॉसेस सारे मुझे बहुत अच्छे मिले, ठीक है, बट मेरे बॉस जो रहे हैं वो हैं कर्नल आबिद नईम। कर्नल आबिद नईम वो पर्सनैलिटी हैं जो ही इज़ अमेजिंग पर्सनैलिटी। ऐसा बॉस जो आपको डांटता भी है, आपके ऊपर सख्ती भी करते हैं, आप उससे तंग भी होते हैं। रात को 3-3 बजे तक हम ज़ूम पे मिनट शीट्स बना रहे होते थे, ऑफिस का काम हो रहा है, और जब वो 3 बजे बंद करते थे ना तो कहते सुबह हेडक्वार्टर आ जाना 8 बजे। तो वो मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल होता था, हम तंग भी होते थे, और सब लोग कहते थे कि ये बड़ा टफ बॉस है। और मज़े की बात ये है कि ऐसा बॉस जिससे आप समटाइम्स तंग भी हो रहे हैं, वो आपको काम भी दे रहे हैं, आप इरिटेट भी हो रहे हैं, बट आप उनसे लव भी करते हैं। कभी ऐसा सोचे कि ऐसा बॉस हो जिसको आप कहते हैं कि नहीं मैं इनसे तंग भी हूँ लेकिन मैंने छोड़ना भी नहीं है, ये आई लव हिम। मैंने उनसे प्रोफेशनलिज्म सीखा, और वो जब मेरे साथ प्रेजेंटेशन बना रहे होते थे ना, वो इतना उसमें माइनर चीज़ों में भी चले जाते थे, माइन्यूट चीज़ों में, कि इसकी अलाइनमेंट कैसी है, इसके टेबल का इस तरह करो, इसको इस तरह करो, कि वो, और उनकी बनी हुई प्रेजेंटेशन आप देखें तो इतनी परफेक्शन होती है कि मज़ा आ जाता है। तो मैंने सर से बहुत कुछ सीखा। आज भी मैं उनको याद करता हूँ, वो मैं एक दिन याद ना करूँ ना तो मेरे ख्वाब में भी आ जाते हैं। तो आई लव हिम। तो ऐसी पर्सनैलिटी, तो ये मुझे अल्लाह ताला ने ना उनके साथ काम करने का मौका दिया माशाल्लाह। और मैं वहाँ से, मतलब क्योंकि उनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होता अभी इन दिनों में, लेकिन मैं याद करता हूँ उनको। ठीक है। तो ये एक बताना ज़रूरी था कि ही इज़ अमेजिंग पर्सनैलिटी। अच्छा सलमान साहब, आपकी जैसा कि मैं अभी आपके ऑफिस में भी देख रहा हूँ, लॉ की बुक्स पढ़ी हुई हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़े हुए हैं, फाइल्स ही फाइल्स हैं, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी डेली रूटीन क्या है, आपने बिजनेस कंसल्टेंसी भी देनी होती है, केसेस को भी स्टडी करना होता है, तो आप अपना रिसर्च का कैसे टाइम मैनेज करते हैं? मैं आपको बताऊँ, जो लॉ है ना, इट्स 24 आवर्स जॉब। ठीक है। जो बिजनेसमैन होता है ना, वो उसके लिए थोड़ी सी उसमें लेवरेज होती है कि वो कहते हैं कि नहीं जी मैं आज मीटिंग नहीं करूँगा, आज मैं फैमिली के साथ कमिटेड हूँ। हम समटाइम्स ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, जो हमारे पास आ रहा है ना वो डिज़र्विंग है, वो कोई ज़माने का सताया हुआ है, उसकी अर्जेंसी क्या है हमें नहीं पता। क्रिमिनल में आप देख लें, उसकी अर्जेंसी है। इवन कॉर्पोरेट में वो कहते हैं जी अभी ये आज ही करना है। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ आ गई, कोई RFP आ गई, वो कहते हैं जी RFP बनानी है, आप आज ही बना दें हमें फ़ौरन से। वो कहते हैं कि नहीं आप अभी करें। ठीक है। तो और इतनी जल्दी में फिर हम हमारी ऑब्वियसली हमारी फैमिली लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। लॉ की फील्ड में जो रिसर्च, ये सारा रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है जी। रिसर्च ओरिएंटेड इस सेंस में कि आप हर चीज़ को देखें, डीप स्टडी करें, गूगल पे करें। मेरे पास लॉ साइट्स की सब्सक्रिप्शन है, पाकिस्तान लॉ साइट की सब्सक्रिप्शन है, बड़ी महंगी सब्सक्रिप्शन होती है, लेकिन वो मैंने कभी मुझे गवर्नमेंट इदारा भी दे दिया करता था, लेकिन मैं कभी अपने, मेरे पास पर्सनल भी है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर मैं नहीं चल सकता। बिल्कुल सही। मुझे पता होना चाहिए कि क्या अपडेट आई है लॉ में, अमेंडमेंट्स क्या आई हैं, पॉलिसी प्रोसीजर्स क्या आए हैं नए, तो वो लॉ साइट की हमें हेल्प चाहिए होती है। तो मैं रात तक काम करता हूँ, 2-3 बज जाते हैं और करना पड़ता है, क्योंकि असल चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए जी। अगर आपके उस पर नींद कंप्रोमाइज़ हो रही है, आपका आराम नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि ये होना चाहिए। अच्छा सर, मतलब जैसे आपने कहा है और हम जानते भी हैं कि मतलब कि लीगल कंसल्टेंट, एज अ लीगल कंसल्टेंट बहुत टफ जॉब है आपकी, प्रेशर वाली जॉब है।
तो आपको डिफरेंट केसेस भी और प्रेशर भी बर्दाश्त करना होता है, तो कैसे आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखते हैं? और मतलब कि जब आप घर में इंटर होते हैं तो आप प्रोफेशनल लाइफ को बाहर छोड़ाते हैं और पर्सनल लाइफ में इंटर होते हैं, या आप स्ट्रेस चलता रहता है थ्रू आउट द डे, वीकेंड्स के दौरान भी आप देखिए वर्कलोड बर्दाश्त करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए जो रियलिटी है ना वो ये कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि अगर आप ये कहें ना कि मैं इसको ऑफिस के बाद उधर ऑफिस में छोड़ा हूँ, अदालतों में छोड़ा हूँ और मैं घर में ना लेकर आऊँ, जिस तरह से आप एग्जांपल ले लें किसी बैंकर की। मेरा फ्रेंड है बैंकर है, वो कहते हैं कि मैं बैंक में छोड़ कर आता हूँ अपने मसले। मैंने कहा आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि हम घर आते हैं, वो थॉट्स चलती रहती हैं, वो केसेस चलते रहते हैं। और एक इसमें गॉड गिफ्टेड भी चीज़ है कि मैं जब रात को सो जाता हूँ ना, मैं सो जाता हूँ रात को जब, तो मुझे वो अल्लाह की तरफ से उसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। मैं सुबह उठता हूँ, मैं कहता हूँ ये पॉइंट भी ऐड कर लो। जब मैं फजर के टाइम उठता हूँ ना, तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि वज़ू करते वक्त मुझे वो पॉइंट्स मेरे जहन में आना शुरू हो जाते हैं कि आज बेल लगी हुई है, आज ये कहना है, आज ये कहना है, ये कहना है। तो वो माइंड चलते रहते हैं। तो ये 24 आवर्स जॉब है, ये ऐसा नहीं है। इवन आप फैमिली के साथ बैठे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, वो माइंड में चलते रहते हैं। बिल्कुल इस तरह किसी कोने में चल रहा होता है कि जी आज ऐसा हुआ था, आज ये करना है, वो करना है। तो बट ये कि ऑब्वियसली फैमिली कंप्रोमाइज़ होती है इसमें, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ होती है। हम सिर्फ वीकेंड पे कोशिश होती है कि जी एक दिन कम से कम बच्चों को दे दें, लेकिन समटाइम्स वो भी नहीं होता, बच्चे भी उस पर वो होते हैं। बट ये कि प्रोफेशन किस लिए है? पाकिस्तान के लिए, और ये सब कुछ हम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो फिर कई दफ़ा होता है कि जी मुझे संडे, मैं भी पिछले लास्ट 2 वीक्स से मुझे ऑफिस भी जाना हो रहा था कि मैं एक ऐसा कंसल्टेंसी, मैं एक ऐसे नेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि मुझे जाना पड़ता है, छुट्टी नहीं होती। तो फिर ठीक है, बैठे हैं, पूरा बोर्ड बैठे हैं, अब तो हम भी बैठे हैं बस। मतलब कि अपने करियर में बहुत सारे केसेस, मतलब के केसेस को डील किए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई स्पेशल केस जो आपको अभी याद आता हो, या आप उसकी मेमोरी आप रिपीट कर दें हमारी ऑडियंस से? तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये किस्सा सुनाता हूँ, मैं क्योंकि विजिटिंग फैकल्टी मेंबर भी हूँ मुस्लिम लॉ कॉलेज का। मैंने फेमस केस का मुझसे पूछा कि मेरी लाइफ का फेमस केस ऐसा था। एक मैं कंसल्टेंसी दे रहा था एक नेशनल लेवल कंपनी में। तो उसमें क्या हुआ कि शाम को मैनेजर फाइनेंस का फ़ोन आया मुझे कि सर आपकी ज़रूरत पड़ गई है। मैंने कहा क्या हो गया? अच्छा। तो कहते हैं कि जी जो हमारा कंपनी का कैश था वो जमा कराने जा रहा था अकाउंटेंट, और रास्ते में उसको डाकुओं ने लूट लिए। मैंने कहा कितनी अमाउंट थी? तो वो कहते हैं कि तकरीबन 22 लाख रुपया वो था। उस वक्त 22 लाख की बहुत वैल्यू भी थी। तो हम मौके पे पहुँचे और वो देखा कि जी, वो कहते हैं कि जी उससे फिर हमने पूछा, वो कहते जी वो आए थे, उन्होंने पता नहीं मुझे बेहोश कर दिया कि क्या हुआ। बहरहाल हमने पुलिस मौके पे बुला ली। जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई। SHO भी, मेरे दोस्त भी थे, हमने उसको देखा तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई कि ये सारा इसने ड्रामा किया है कि वो इसके ही लोग थे। और उसके जब हमने ब्लड टेस्ट किया तो उसमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी कि उसको कोई ऐसी ट्रंकुलाइज़र वगैरह इंजेक्ट की गई हो, जबकि उसने कहा था कि जी मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा के वो ले गए पैसे। बहरहाल नेक्स्ट डे हमने उसके FIR हो गई उस पर, और हमने कहा कि जी इसको बताना नहीं है, इसको अरेस्ट करते हैं चल के। अच्छा, उसको कहीं से ये चीज़ पता लग गई कि मुझे इन्वेस्टिगेट करें, मैं अरेस्ट ना हो जाऊँ। तो उसने नेक्स्ट डे जब हम उसको पीर बदाई थाने में अरेस्ट करने के लिए गए हैं तो उसने पहले से दरख्वास्त दी हुई थी। अभी हम रास्ते में थे कि वो पता लगा कि जी ठीक है पीर बदाई थाने आ जाएँ, और जैसे ही गए हैं तो उसने अपनी वाइफ से दरख्वास्त दिलवा दी एक, उसी मेरे फाइनेंस मैनेजर के ऊपर, कि जी ये मुझे हरास करते। और वो जो उसकी वाइफ थी वो थी भी डिप्टी काउंसलर थी वहाँ की, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी। अब उधर ये था कि इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे थी, उधर पिंडी पुलिस थी। वो कहते हैं कि जी अगर आप हमारा बंदा अरेस्ट करेंगे तो हम आपका बंदा अरेस्ट करेंगे। तो मैंने कहा आपने कानून के मुताबिक चलना है, आपने कानून के मुताबिक चलना है, आप इस तरह ना करें। लेकिन वो इन्फ्लुएंस था। तो उसमें फिर अल्टीमेट ये हुआ कि हमने उस अकाउंटेंट को अरेस्ट किया, और हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। हम उसको अरेस्ट किया और फिर उससे रिकवरी हुई। तो ये एक बड़ा अमेजिंग केस था कि मैं सिर्फ इस हवाले से ये भी कहूँगा कि ये एक लेसन है कि जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में सर्व कर रहे होते हैं ना, तो आपने अपनी जॉब की जो बेसिस है वो ट्रुथ पे रखनी है, हमेशा ईमानदारी और सच्चाई। कुछ लोग शॉर्टकट्स के ऊपर चल रहे होते हैं कि जी मैं आज कंपनी का पैसा लूट लूँगा, मैं इतना अमीर हो जाऊँगा, ऐसे हो जाएगा। बैंक डकैती में ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं।
तो ये बेसिक चीज़ है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी और ट्रुथ, सच्चाई, तो फिर आपका लॉन्ग टर्म आगे सक्सेस है। अच्छा सलमान साहब, हर प्रोफेशन की कोई ना कोई कॉस्ट ज़रूर होती है। हम किसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन को हम पिक करते हैं, तो अगर वो प्रोफेशन हमें कोई चीज़ दे रहा होता है तो हमारी उसकी हम कॉस्ट भी पे कर रहे होते हैं। तो बीइंग अ लॉयर क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं? ये कॉस्ट तो ऑब्वियसली आप कॉस्ट इस सेंस में पे करते हैं कि आपकी फैमिली कंप्रोमाइज़ होती है, आपका फैमिली टाइम कंप्रोमाइज़ होते हैं, आपकी एंटरटेनमेंट कंप्रोमाइज़ होती है। लोग यहाँ तक कि जब कोर्ट्स की छुट्टियाँ होती हैं लोग नारान कागान घूमने जाते हैं। मैं हर साल प्लान करता हूँ लेकिन जा नहीं पाते, इसलिए कि टाइम नहीं होता। एक दिन मैं कागान से थोड़ा सा पहले कवाई तक मैं चला गया, वो भी सर्दियों में, वो विदाउट प्लान। तो वो हम सर्दियों में चले गए बच्चों के साथ, ना कपड़े थे ना कुछ, लेकिन मैंने कहा बस देख लो। तो ये कि टाइम के बहुत शॉर्टेज होती है, ये बात हकीकत है कि हमारी फैमिली लाइफ कंप्रोमाइज़ होती है। लेकिन इसमें एक जनरल प्रिंसिपल है, मैं आपको बताऊं, जो भी इंसान अपनी एवरेज से ऊपर थोड़ी सी तरक्की करता है या काम करता है, स्पेशली मैं कहता हूँ काम करते हैं, उसकी फैमिली लाइफ कंप्रोमाइज। वो ये आप किसी भी हिस्ट्री में आप देख लें, जो भी एवरेज से ऊपर काम कर रहा है, देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, बट जो एवरेज से ऊपर काम करते हैं उसकी फैमिली लाइफ कंप्रोमाइज होगी। दैट्स इट। अच्छा सलमान साहब, कोई रिकमेंडेशन आपसे पूछते हैं यंग स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए, या कोई लीगल फील्ड में भी आना चाह रहा है, तो अगर आप कोई बुक्स, ऐप, वेबसाइट्स जिनसे उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो, प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो, तो आपने रिकमेंड करनी तो क्या होगा? देखिए, मैं अपनी यूथ के लिए ना, मेरा एक बड़ा बेसिक पैगाम है, अपने आप को अपग्रेड करें। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते ना और कहते हैं कि नहीं जी मुझे सब कुछ मिल जाए, आप कभी भी ना पैसे के पीछे मत भागे। हम कहते हैं मैं पैसा कमा लूँ, मेरी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी इनकम ज़्यादा नहीं हो सकती जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। अच्छी वेबसाइट्स को स्टडी करें, जो अच्छी जो लॉ साइट्स हैं, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो लॉ साइट को करें। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, लाइब्रेरीज़ में एक्सेस है पाकिस्तान लॉ साइट की, तो उसमें देखें, बुक्स को पढ़ें, सक्सेस बिजनेसमैन को पढ़ें। ये मेरे पास अभी एक बुक पढ़ी हुई थी, मैं इसको पढ़ रहा था, मेरे मशहूर मुकदमे। ठीक है। तो ये सक्सेस स्टोरीज जब आप पढ़ते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आप खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ते हैं। आप सक्सेसफुल लोगों में रहेंगे, आप कामयाब होंगे। उनकी स्टोरीज देखें, उनसे पूछें और मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने। वो आपका बूस्ट रखें, अपने आप को चार्ज रखें अपने आप को। तो मैं अपने यूथ को ये कहता हूँ कि अपने सीखें, अपने अंदर स्किल पैदा करें, उन स्किल्स पे जाएं जो आपको नहीं आते। अच्छा सलमान साहब, एट द एंड वन बेस्ट एडवाइस फॉर द यूथ? दो चीज़ें कहूँगा अपनी यूथ को। एक चीज़, जब भी मांगे अल्लाह ताला से मांगे। कॉरपोरेट सेक्टर में, रियल लाइफ में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे कि आप कहें मैं उससे मांग लूँ, अपने बॉस से रिक्वेस्ट कर लूँ, मुझे सर प्रमोट कर दें, मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। मैं कभी, ये आपको सच बताऊँ कि रिस्क के लिए मैंने अल्लाह ताला से मैंने मांगा और मैंने अल्लाह ताला को कहा कि मैं, अल्लाह ताला मुझे रिस्क के लिए कभी किसी इंसान के आगे मैं नहीं झुकूंगा, मुझे जितना मर्जी नुकसान हो जाए मैं हमेशा अल्लाह ताला के आगे झुकता हूँ। और उसके बाद लॉयल्टी, हमेशा लॉयल रहें और ऑनेस्ट रहें। तो ये आपकी एक क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी क्या है आपकी? ऑनेस्टी। और प्रोफेशनलिज्म यही है कि बी प्रैक्टिकल। आखिरी बात कर रहा हूँ, बी प्रैक्टिकल। जो करें प्रैक्टिकली करें, इमेजिनरी वर्ल्ड में ना रहें, प्रैक्टिकल करें और जो काम करें इन राइटिंग करें, रिकॉर्ड के ऊपर करें। ठीक, तो यही मेरा पैगाम है आप सबके लिए। अगेन थैंक यू सो मच सलमान साहब, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।